शहर की वीरान सड़क पर किसी जगह कुछ लोग जमा आपस में चहमगोइयां कर रहे थे। इन सब की तवज्जो का मरकज सड़क के किनारे एक दरख्त के साथ पड़ी हुई एक लड़की की लाश थी। इसकी पेशानी पर मौजूद गहरे जख्म का निशान इस बात की निशानदेही कर रहा था कि इसके सर में गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। इसका लिबास इसी के खून से आलूदा था, जो इसके लिबास को तर करने के बाद इसके अतराफ में भी फैलता चला गया था। वहाँ मौजूद लोगों की बिन बिनाहट सी आवाज में मुख्तलिफ जुमले सुनाई दे रहे थे। पता नहीं कौन है ये, लगता है गोली मारी गई है शायद। यार कोई एम्बुलेंस को ही बुला लो या पुलिस को फोन करो, हटो पीछे जगह दो। इस करख्त आवाज के साथ पुलिस की आमद हुई। एएसआई शहजाद और कांस्टेबल दिलमुराद मजमा को चीरते हुए लाश तक पहुंचे तो इसे देखकर शहजाद के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। इसने लाश की जानिब झुककर इसका जायजा लेना शुरू कर दिया। दिलमुराद इसके साथ ही खड़ा था। इसके तासुरात से भी ऐसा लग रहा था जैसे वो इस मुर्दा लड़की को पहचानने की कोशिश कर रहा। इसने कुछ कहना चाहा तो शहजाद ने सीधा होते हुए गैर महसूस अंदाज में से खामोश रहने का इशारा किया और इसे मुख्तलिफ हदायत देने लगा। पहले इसकी तस्वीरें खींच लो, फिर लाश को एम्बुलेंस से भिजवाना, और हाँ, लोगों को यहाँ से हटा दो। जाए उकुआ से जो भी शाहिद मिले इन्हें जमा कर लो। मैं सच शहरोज साहब से बात करता हूँ। ठीक है सर, लेकिन दिलमुराद ने परेशानी से कुछ कहना चाहा तो शहजाद ने सख्ती से कहा, कोई सवाल नहीं, कोई बात नहीं, अपना मुंह बंद रखना, समझे। दिलमुराद ने ताबेदारी से गर्दन हिलाते हुए खामोश रहना ही मुनासिब समझा। शहजाद किसी को फोन मिलाता हुआ आगे बढ़ गया और दिलमुराद अपने मोबाइल फोन से इस लाश की तस्वीरें खींचने लगा। महम अपने दफ्तर में किसी काम में मसरूफ थी कि इसका मोबाइल बजा। इसने मोबाइल उठाकर देखा और झटके से सीधी होकर बैठ गई। मोबाइल फोन की स्क्रीन पर इस लड़की की तस्वीर थी। महम तेजी से अपने कैबिन से निकली। इसके अतराफ के दफ्तर के माहौल से मालूम हो रहा था जैसे वो किसी न्यूज एजेंसी का दफ्तर हो। दरअसल वो एक चैनल का दफ्तर था और महम एक न्यूज रिपोर्टर थी। इसकी खास बात यह थी कि वो मुख्तलिफ जराइम की रिपोर्टिंग करती। महम अपने बास इब्रार के कमरे में दाखिल हुई जो फोन पर किसी से बात करने में मसरूफ था। महम ने इसे 2-3 मरतबा टोका तो वो फोन बंद करके इसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। महम ने इसे मोबाइल फोन पर लड़की की लाश की तस्वीर दिखाते हुए कहा, सर ये देखे, ये वही लड़की है, हम कुछ ना कर सके इसलिए इसकी जान चली गई। बोलते हुए महम की आवाज रंध गई। अब्रार ने इस लड़की की तस्वीर देखी, फिर महम की तरफ देखा। महम की आंखों में आंसू थे। खुद को कंट्रोल करो, इस तरह के कामों में ऐसा होता है, लेकिन सर हम इसे बचा सकते थे। अब जो होना था वो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, इसके कातलों को तो सजा दिलवा सकते हैं ना। इब्रार कुछ सोचते हुए बोला, तुम्हें अंदाजा है कि इस वारदात के पीछे कौन हो सकता है? जो भी हो, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मजलूमों की मदद करनी है, इन्हें इंसाफ दिलाना है और सच को दुनिया के सामने लाना है। यही हमारा काम है, यही हमारे पेशे का तकाजा है। अच्छी बात है। अब्रार इसकी बात सुनकर बेजारी और बेपरवाही से बोला, अब तुम जाओ और ये तस्वीर मुझे सेंड कर दो, मैं देखता हूँ। महम जाने लगी तो अब्रार ने इसे रोक कर ताकीद करते हुए कहा, और हाँ, कोई जानदार सी खबर निकालो किसी सरकारी अफसर के खिलाफ। महम इकरार में सर हिलाकर वहां से चली गई। अब्रार जराइम पर मबनी खबरों पर प्रोग्राम करता था और अपने ही व्लॉग्स बनाता था। साथ ही पुलिस के साथ मिलकर छोटी मोटी मुर्गियों के खिलाफ खुफिया कार्रवाइयां करता और मौका वारदात पर छापा मारकर इन्हें गिरफ्तार कराता था। अलबत्ता जहां मौका मिलता वो पस्से पर्दा मुजरिमों से रकम हथिया कर इन्हें छुड़वा दिया करता। इस सिलसिले में वो पुलिस का हिस्सेदार भी था। खुद भी लोगों को ब्लैकमेल करता और इनसे तावान वसूल करता। महम इसके मनफी कारनामों से काफी हद तक बेहबर अपने काम को नेक नीति से अंजाम देने की कोशिश करती रहती। अब्रार के मोबाइल पर तस्वीर आ चुकी थी। इसने एक नंबर मिलाया, दूसरी तरफ फोन मिलने पर कहा, हाँ लाश मिली है इसकी, अब बताओ क्या करना है। दूसरी तरफ महम अपने कैबिन में बैठी मकतूल लड़की किरण की एक जीती जागती तस्वीर को देखते हुए आंसू बहा रही थी। इसे कुछ दिन पहले की कहानी याद आ रही थी। तकरीबन आधी रात का वक्त था। महम अपने कमरे में सो रही थी जब इसके पास किरण की कॉल आई। किरण, इस वक्त सब खैरियत है ना? महम ने फोन पर तशवीश से पूछा। मैंने फैसला कर लिया है, किरण ने जवाब दिया। कैसा फैसला? महम ने सवाल किया। अनम को तलाश करने का। किरण ने बराई हुई लेकिन पुरएतमाद आवाज में कहा। लेकिन कैसे? महम के लहजे में तशवीश थी। वो सब इंतजाम मैंने कर लिया है। कैसा इंतजाम, मुझे भी तो बताओ। मुझे पूरा यकीन है कि अनम के गायब होने में सैफी का हाथ है। किरण ने बताते हुए खुद को पुरसुकून रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो तो सैफी को पसंद करती थी और शायद सैफी भी। हाँ, लेकिन मुझे शुबा था सैफी पर। सैफी की असलियत जानने के लिए ही मैंने इससे दोस्ती की थी। तो फिर क्या हुआ, मुझे बताओ ना। महम जैसे उलझती जा रही थी। इसके चेहरे का नकाब उतर चुका है। इसने मुझे कराची में काम की ऑफर दी है। कैसी ऑफर? महम ने पूछा। मॉडलिंग। किरण ने मुस्तैद सा जवाब दिया। इसकी एजेंसी वगैरह, कोई मुस्तनद इदारा वगैरह? महम ने फिर सवाल किया। इसका तो मुझे नहीं मालूम। बगैर पता कि तुम बिल्कुल भी मत जाना। महम ने इसे तंबीह की। मुझे सिर्फ कराची पहुंचना है, सैफी की बताई हुई जगह पर। तुम पागल तो नहीं होगी? इस तरह खतरा भी हो सकता है। महम ने गुस्से से कहा। महम, मुझे सिर्फ अपनी बहन को तलाश करना है। यही कुछ इसके साथ भी हुआ था। किरण ने इसे तफसील बताई। इसे भी बहुत अच्छे मुआवजे पर मॉडलिंग की पेशकश हुई थी। कुछ बातें तो इसने मुझे खुद बताई थी। मैं भी इसे समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो सैफी के झांसे में आ चुकी थी। फिर इसने मुझसे बात करना भी छोड़ दी।
फिर एक दिन इसने घर भी छोड़ दिया और गायब हो गई, और अब तुम इसकी रवश पर चल निकली हो। तुम्हें नहीं पता कि आगे क्या सूरत हाल पेश आएगी, कुछ भी हो सकता है। माम ने इसे समझाने की कोशिश की। अंदाजा है मुझे, तो फिर क्यों अंधे कुएं में छलांग लगा रही हो? एक काम करो, तुम पुलिस को ये सारी बात बताओ, कोई फायदा नहीं है। किरण का लहजा तल्ख सा हो गया। पुलिस तो सैफी जैसे लोगों की जेब में होती है, इन्हीं की मददगार, तो फिर अकेले कैसे करोगी ये सब? महम ने पूछा। मैं अकेली कहाँ हूँ, तुम हो ना मेरे साथ। किरण की बात के दौरान महम सोच में पड़ गई। किरण बोलती रही, तुम्हें फोन ही इसलिए किया है कि कराची में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद, मुझे बताओ। महम ने वो मुश्किल जुमला अदा किया। मैं कराची पहुंचकर तुमसे रब्ता करूंगी, वहीं बाकी बातें होंगी। किरण ने बात खत्म करके फोन बंद कर दिया। अपनी बहन की तलाश में वो इंतहाई कदम उठाने का फैसला कर चुकी थी। इसकी बहन अनजान मंजिल की जानिब बढ़ते हुए किसी अनदेखे जाल में फंस चुकी थी। अब इस जाल में खुद फंसने के लिए किरण भी आगे बैठी थी। इसे पहले ही शक था कि अनम को इस जाल में फंसाने वाला सैफी ही है। किरण को वो शख्स पहले भी एक आंख नहीं पाता था, लेकिन अनम तो इसकी मोहब्बत में दीवानी हो चुकी थी। सैफी का ताल्लुक पता नहीं किन लोगों से था, लेकिन वो अनम को मॉडल बनाने का ख्वाब दिखा चुका था। इन ख्वाबों के पीछे ना जाने वो कहाँ चली गई थी। इसके ख्वाबों की ताबीर इसे क्या मिली, कुछ पता नहीं। किरण को इस जवाब की तलाश थी। इसने सैफी को परखने के लिए इसे दोस्ती की, और अब सैफी ने इसे भी मॉडलिंग की ऑफर कर दी थी। पता नहीं सैफी इसके जाल में फंस गया था या इसे अपने जाल में फंसा रहा था। इसका फैसला तो आने वाले वक्त को करना था। अपनी बहन की खातिर किरण लाहौर से कराची आ रही थी। कराची एक बड़ा शहर है, न सिर्फ रकबे के लिहाज से बल्कि आबादी के एतबार से भी। इसमें हर रंगो नस्ल का शख्स आबाद है। इस तरह हर रंगो नस्ल का मुजरिम भी मिल जाता है, और हर किस्म के जराइम भी देखने को मिलते हैं। जगह जगह और तरह तरह के जराइम पेशा अनासिर सर उठाए रहते हैं। पुलिस में मौजूद काली पेड़े इनको मुकम्मल पुष्ट बनाई करती हैं, यानी मुजरिमों की सरकोबी करने वाले ही इनके सरपरस्त है। बल्कि अगर कहा जाए कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है तो गलत ना होगा। जिस वक्त किरण लाहौर से रवाना हुई, इस वक्त 20 शहर की यही सूरत हाल थी। एक गुंजानाबाद इलाके का SHO इंस्पेक्टर शहरोज हटक भी इस बहती गंगा में हाथ धो रहा था। खुद थाने में आराम करता, जराइम पेशा ग्रोहों से रिश्वत और शरीफों से बत्ता लेता। इस दिन भी थाने में बैठा अपने ASI शहजाद सुमरों से आने वाली रकम का हिसाब पूछ रहा था। शहजाद इसे बदमाशों और शराफा से हासिल करदा रकम का हिसाब किताब देने लगा। ये बताओ, नाजली का क्या मसला है? 2 माह से रकम नहीं आई। शहरोज ने हिसाब के दौरान पूछा। सर जी, शराफा पहले पैसे भेजते हैं। शहजाद ने मक्कारी से हंसते हुए नाजी को गाली दी। और ये जानते तो हैं आप सबसे लेट। फोन मिलाओ उसे। शहरोज के कहने पर शहजाद ने नाजली को फोन मिला दिया। कहो इंस्पेक्टर, कैसे याद किया? नाजली ने बड़ी अदा से पूछा। 2 महीने हो गए। शहरोज ने क्रस लहजे में जवाब दिया। तुम्हारी तरफ से रकम वसूल नहीं हुई, याद तो आएगी ना तुम्हारी, तो इतने तल्ख क्यों हो रहे हो? गर्लफ्रेंड से लड़ाई होगी क्या? नाजली ने बेहगम का हक्का लगाते हुए कहा। तल्ख होना तो बनता है, तुमसे मीठे लहजे में बात करो तो तुम सर पर चढ़ जाती हो। देखो इंस्पेक्टर साहब, तुम्हें हर मर्तबा वक्त पर पैसे देते हैं। नाजली के लहजे में भी तलही आ गई। अभी मंदा चल रहा है, सब्र करो, मुझे सब पता है। अच्छी खासी रेल पेल है तुम्हारे यहाँ। शहर के बड़े बड़े सेठ तो तुम्हारे आगे ही पानी भरते नजर आते हैं। अरे आजकल कहाँ? नाजली ने मुंह बनाते हुए कहा। धंधा बहुत मुश्किल हो गया है। बकवास मत करो। शहरोज गुस्से से घर जा। खुली छूट मिली हुई है तुम्हें। हाँ छूट मिली हुई है। जवाब में नाजली ने भी तड़क कर जवाब दिया। तुम्हारे FIU वालों ने जीना हराम किया हुआ है। एंटी स्मगलिंग के चक्कर में हम पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अब इतना तो चलता है ना? शहरोज ने हंसते हुए कहा। फिर तुम्हें बचाने भी तो हम लोग आ जाते हैं ना। ये सब ना हो तो तुम्हें हमारी जरूरत ही ना पड़े। तुम तो नहीं बचाते, सरदार बचाता है। नाजली ने तंज करते हुए कहा। तुम तो सिर्फ अपने चक्कर में हमारा साथ देते हो। ठीक है, अब छापा पड़े तो सरदार से कहना क्या कर बचा ले। शहरोज ने फुनकारते हुए कहा। और तुम्हें भी किस चाहिए तो सरदार ही से बात कर लो। नाजली ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारा। शहरोज मजीद तैश में आ चुका था। तुम जैसों से निपटना मुझे खूब आता है। अब तुम्हें जो कुछ करना है कर लो। नाजली भी किसी तरह दबने वाली नहीं थी। इसने इंस्पेक्टर शहरोज को उल्टा भाषण देकर फोन पटक दिया। हराम खोर, न हलाल छोड़े न हराम, बल्कि हराम तो जरा सा भी नहीं छोड़ते। नाजली बड़बड़ा रही थी। इसने फौरन ही इलाके के डांस सरदार को फोन मिलाकर शहरोज की शिकायत की। नाजली इलाके में जिस्म फरोशी का अड्डा चला रही थी। इसके शहरोज के अलावा और बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात थे, लेकिन इसका सबसे मजबूत सहारा सरदार था, जो इलाके का नामी गिरामी बदमाश था। पुलिस से ज्यादा इसकी चलती थी। शहर में होने वाले अक्सर धंधे, इसके अपने खास इलाकों में होने वाली तमाम ही मुजरिमाना सरगर्मियां इसकी सरपरस्ती में चलती थी। सरदार हाथ में जूस का गिलास लिए बैठा था। बड़े सुकून से नाजली की बात सुनने के बाद बोला। तुम क्यों टेंशन लेती हो? पारो संभाल लेगी ये सब। लेकिन ये शहरोज बहुत आपे से बाहर हो रहा है, इसे लगाम डाली होगी। नाजली ने कहा। मैंने कहा ना टेंशन नहीं। सरदार तो हम्बल से बात कर रहा था। शहरोज अपना ही बंदा है, अपने ही काम आता है। ठीक है, लेकिन मैं इसे बत्ते की किस्त नहीं दे सकती। नाजली ने फैसला अंदाज में कहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इससे 1-2 दिन का वक्त और ले लेता हूँ। 1-2 दिन में तो नाजली कुछ कहना चाह रही थी कि सरदार बोला। अच्छी तरह जानता हूँ 1-2 दिन में तुम्हारे पास नया माल आने वाला है। अब ज्यादा हीले बहाने बनाने की जरूरत नहीं। सरदार साहब, आप से कौन बहाने करेगा? नाजली के लहजे में अचानक खुशामद आ गई। जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। असल मालिक तो आप ही हैं ना। सरदार ने फोन बंद किया तो उसके सामने पारो और जिगरा मौजूद थे। ये दोनों इसके दायां और बायां थे।
पारो तो इसकी सब कुछ थी, इसका मावन, निगरान, मुनज़्ज़म, तर्जुमान, इसकी मोहब्बत, जबकि जिगरा इसके लिए जान देने और जान लेने को भी तैयार था और इसके सगे भाइयों से भी बढ़कर था। और क्यों ना होता, आखिर तीनों शरीके जुर्म जो थे। सरदार ने पारो को शहरोज से बात करने और इसे समझाने को कहा। दोनों के बहुत दिमाग खराब हो रहे हैं। है तुम शहरोज से बात करो, जरा प्यार से इसे समझाओ। किरण सैफी के साथ खड़ी थी। दोनों वहाँ किसी का इंतजार कर रहे थे। तुम बस किसी से ज्यादा बात मत करना, हर किस्म के लोग मिलते हैं रास्ते में, किसी की बात पर कोई तवज्जो न दे। सैफी इसे समझा रहा था। वह शक्ल ही से खुदगर्ज और लालची इंसान नजर आता था। तुम नहीं चलोगे मेरे साथ? किरण ने पूछा। मैं चलूंगा ना, वो सैफी ने हकलाते हुए कहा, लेकिन अभी नहीं, तो दो दिन के बाद आऊंगा। सैफी मुझे डर लग रहा है, किरण ने घबराते हुए कहा। अरे कैसा डर? अनम भी तो गई थी ऐसे ही, फिर वापस नहीं आई। अरे वो तो अनम। इसके अचानक जिक्र पर सैफी दोबारा गड़बड़ा गया, जिसे किरण अच्छी तरह समझ रही थी। पता नहीं कहाँ चली गई। कुछ सोचकर बात बनाते हुए सैफी बोलने लगा। मुझे भी कुछ नहीं बताया था इसने। मोहब्बत के वादे कर कैसे ही छोड़ गई, जैसे किसी के साथ भाग गई थी। लेकिन अनम ऐसे नहीं थी, किरण ने अचानक जज्बाती होकर कहा। वो ऐसा क्यों करेगी? अब ये तो वही बताएगी ना। सैफी ने कमाल डिटाइल से झूठ बोलना शुरू कर दिया। काश कभी मिल जाए तो मुझे इससे जरूर पूछूंगा कि क्यों किया इसने मेरे साथ ऐसा। किरण का खून खोल उठा, लेकिन वो मसलहतन खामोश थी, जबकि सैफी मक्कारी के साथ मगरमच्छ के आंसू बहाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद इनके पास एक उबास छुलिये वाला शख्स आ गया और सैफी से नजरों के इशारे से कुछ पूछा। सैफी ने किरण की तरफ इशारा किया। वो शख्स किरण का बगौर जायजा लेने लगा। किरण इसे देखकर कुछ घबरा सी गई और एक कदम पीछे हट गई। अरे तुम घबराओ नहीं, सैफी ने किरण को देखते हुए कहा। ये बॉबी है, बॉबी गूंगा, बोल नहीं सकता, तो वैसे भी कोई बात करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें हिफाजत से पहुंचा देगा। बॉबी ने एक मोटा सा लिफाफा सैफी की तरफ बढ़ाया, जिसे सैफी ने लपक कर दोनों हाथों से थाम लिया। इसकी आंखों की चमक कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। किरण ने बगौर इन दोनों की हरकत से इस लिफाफे की तरफ देखा, लेकिन सैफी ने इसे नजरअंदाज करते हुए अपने लिबास में छुपा लिया। गूंगे ने इसे गर्दन से चलने का इशारा किया और सैफी किरण को लेकर इसके पीछे चलने लगा। कुछ ही दूर एक हाईएस्ट वैन खड़ी थी। किरण को इसमें बिठाकर गूंगा खुद भी इसके सामने बैठ गया। सैफी वैन का दरवाजा बंद करके किरण और गूंगे को हाथ हिलाकर तेजी से लौट गया। वैन में 3-4 और लड़कियां भी बैठी थी। किरण ने गर्दन घुमा कर इनकी तरफ देखा। लड़कियां पहले ही सबको नजरअंदाज किए बैठे बाहर की जानिब देख रही थी। एक दो लड़कियों ने किरण की तरफ देखा और जल्दी से नजरें फेर ली। इन सब लड़कियों के चेहरों के तासुरात अच्छे नहीं थे। पता नहीं कौन से जज्बात का मजमुआ था इन सब के चेहरों पर। बहरहाल किरण सीधी होकर बैठी तो सामने गूंगा बैठा से तंबी ही निगाहों से गुजर रहा था। गोया से किरण का दीगर लड़कियों की जानिब मुतवज्जो होना पसंद नहीं आया था। इसके बाद पूरे रास्ते किरण ने किसी लड़की से बात करना तो दूर देखने की भी हिम्मत ना की। गाड़ी में ही एक जगह इन्हें खाने पीने की चीजें दी जा रही थी। 1-2 जगह गाड़ी रुकी भी। सब लोग उतर कर कुछ देर सस्ताए, लेकिन किसी ने किसी से बात ना की। गूंगे ने किसी को नजरों से दूर नहीं होने दिया। बहरहाल खामोशी के साथ वो एक अनजानी और भयानक मंजिल की जानिब सफर कर रहे थे। थाने में शाहरोज गुस्से से बिफरा हुआ इधर उधर टहल रहा था। इसके सामने सब इंस्पेक्टर राना भी था। दोनों इसी दिन नाजली के अड्डे पर छापा मारने का मंसूबा बना रहे थे। नाजली को सबक सिखाना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा हवाओं में उड़ने की कोशिश कर रही है। शाहरोज गुस्से से फुनकारते हुए बोला। पर काट देते हैं उसके, बल्कि मैं तो कहता हूँ, राना ने तजवीज देते हुए कहा, हवालात में बंद करके पर्चा ही काट देते हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, शाहरोज ने सर खुजाते हुए कहा। लेकिन मसला ये है कि इसके पास तो हमारे बहुत से राज है ना। राज ही है ना, सबूत तो नहीं। राना ने हंसते हुए कहा। वैसे भी जुबान खोलेगी तो मुंह ही बंद कर देंगे हमेशा के लिए। जुबान हिलाएगी तो जुबान काट कर फेंक देंगे। ये सब कहना आसान है, तुम्हें नहीं पता इस सराफा के कहाँ कहाँ ताल्लुकात हैं। इसका काम ही ऐसा है, ताल्लुकात तो होंगे ही। राना ने कहा। अब आप बताएं क्या करना चाहिए। फिलहाल तो छापा मारते हैं, इसको एक डोज देना भी जरूरी है। शाहरोज ने हुक्म देते हुए कहा। तुम नफरी तैयार करो। राना बाहर गया तो पारो की कॉल आ गई, जो सरदार के पास ही बैठी हुई थी। इसके लिए चाय बनाते हुए शाहरोज से बात कर रही थी। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, सुना है मिजाज बहुत गर्म है आज। पारो बहुत धीमे लहजे में बात कर रही थी। सरदार साहब भी आपकी हैरियत के लिए फिक्रमंद है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। शाहरोज पारो की आवाज सुनकर नरम लहजे में कुर्सी पर बैठते हुए बोला। अगर ऐसा नहीं है तो नाजली का फोन अभी हमारे पास नहीं आना चाहिए था। पारो ने कहा। वो दरअसल इसका अपना दिमाग ठिकाने पर नहीं है। शाहरोज ने शिकायती लहजे में कहा। इसका दिमाग ठिकाने पर है या नहीं, आपको भी सब्र नहीं है इंस्पेक्टर साहब। पारो का लहजा शीरी लेकिन अंदाज तंबी ही था। 2 महीने से इसने बत्ते की किस्त नहीं दी और कितना सब्र करूं। शाहरोज पुरसुकून लहजे में बोला। मेरे कहने पर 1-2 दिन और, वैसे भी नया माल आ रहा है इसके डेरे पर। पारो मक्कारी से बोली। पैसे भी मिल जाएंगे और तुम्हारी ऐश भी हो जाएगी। शाहरोज ने बेगैरती के साथ हंसते हुए रजामंदी जाहिर करके फोन बंद कर दिया। राना ने इसे आकर बताया कि नफरी तैयार है। नहीं, अभी नहीं, 1-2 दिन बाद जाना। शाहरोज ने इसे मना करने के बाद तफसील बताकर कहा। नया माल आ रहा है, बत्ता भी ले आना और माल भी। अगर ये सब धोखा हुआ तो, राना कुछ सोचते हुए बोला। वैसे पारो झूठ नहीं बोल सकती, वो सरदार की बंदी है। शाहरोज कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर इत्मीनान से बोला। लेकिन नाजली तो झूठ बोल सकती है ना, पारो से भी। राना ने अपने ख्याल का इजहार किया। तो शाहरोज कुछ कहते हुए बोला। नाजली को ही उठाकर ले आना, वो भी तो हवालात के कुछ मजे चखे। रात हो चुकी थी, किरण का सफर मुकम्मल हो चुका था। वो जिस ठिकाने पर पहुंच चुकी थी वो नाजली का अड्डा था, यानी वो एक बदतरीन दलदल में फंस चुकी थी। वो दूसरी लड़कियों के साथ नाजली के सामने खड़ी थी। नाजली ने इन सब का जायजा लिया
फिर सामने एक सोफे पर बैठकर बोलना शुरू कर दिया। तो इन सबको अपने अड्डे के खुद साख्ता असूल और ज़वाबित बताने के साथ साथ अपनी भरमबाजियों से डरा धमका भी रही थी। यहाँ के असूल मेरे बताए हुए हैं। नाज़रीन ने बोलना शुरू कर दिया, सबको इन पर अमल करना होगा, मेरा हर हुक्म मानना होगा, जिसका हम पर बुलाया जाएगा इसे आना होगा। इस मकान के अंदर मेरी बात को इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। नाज़रीन की बातों से कुछ लड़कियां उलझन और तजब्जुब का शिकार हो रही थी। किरण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो भी परेशानी में मुब्तला होगी। बाजी जी हमें क्या करना होगा? एक लड़की ने हिम्मत करके पूछा। तुम्हें बताया नहीं क्या? नाज़रीन ने मक्कारी नुमा हैरत से इसे देखते हुए कहा। पहली बात तो ये है मैं तुम्हारी बाजी नहीं हूँ, मैडम बोलते हैं मुझे सब यहाँ, मैडम नाज़ली। जवाब में लड़की ने फ़कत गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। शब्बो, नाज़रीन ने करीब खड़ी हुई एक लड़की को मुखातिब किया। इन सबको अच्छी तरह समझा दे कि इन्हें क्या करना है और कैसे करना है, बाद में कोई मक्कारी और बहानेबाजी नहीं चलेगी। जी मैडम, अच्छी तरह समझा दूंगी, शब्बो ने लहकते हुए जवाब दिया। जिसको जो भी पूछना हो शब्बो से पूछ ले। नाज़रीन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इससे अच्छी तरह समझ लो सब मेरे सामने अच्छी तरह तैयार होकर आना, जहनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। अब तुम जाओ। शब्बो के इशारे पर सब लड़कियां जाने के लिए पलटी ही थी कि नाज़रीन ने दोबारा कहना शुरू कर दिया, और हाँ एक और अहम बात, इस मकान के बाहर दुनिया का ख्याल ही दिमाग से निकाल दो। बाहर जाने का खुद से सोचना भी नहीं। वो लड़कियों के करीब आकर इनकी आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी, हमें अगर किसी के साथ भेजना होगा तो अलग बात है, लेकिन जहां भी भेजा जाएगा तो वहां से सीधी वापसी यही होगी, क्योंकि बाहर निकलना सिर्फ मौत है। अब लड़कियों के चेहरों पर खौफ के साए वाज़े लहरा रहे थे। नाज़ली अपनी कमीनी फितरत की वजह से इनके तासुरात से लुत्फ उठा रही थी। वो बॉबी के पास गई और इसका तारुफ कराते हुए गया हुई, ये मेरा खास आदमी है बॉबी, सिर्फ बोल नहीं सकता, बाकी काम इसे सारे आते हैं। नाज़ली बॉबी के बारे में बड़े लाड से बात कर रही थी। मेरे एक इशारे पर किसी की भी जान लेने से जरा नहीं कतराता और मारता भी तड़पा कर है। नाज़ली की इस धमकी आमेज गुफ्तगू से सब लड़कियां शदीद खौफ व हरास का शिकार हो चुकी थी, और यही नाज़ली चाहती थी। वो मजबूर और बेबस लड़कियों को डरा धमका कर अपनी मर्जी का काम करवाती, या यूं कहा जाए कि अपनी उंगलियों पर नचाती। शब्बो, इन सबको इनके कमरे दिखा दो। नाज़ली के कहने पर शब्बो इन सबको वहां ले गई। इन सब के जाने के बाद नाज़ली बॉबी गूंगे से मुखातिब हुई। बॉबी, नजर रखना इन सब पर, अभी नहीं है, किसी के दिमाग में भागने या मुहिमजोई का कीड़ा हो सकता है। अच्छा है वक्त से पहले ही मालूम हो जाएगा, पहले इस कीड़े का इलाज भी हो जाए। बॉबी गूंगे ने सादतमंदी से गर्दन झुकाकर सीने पर हाथ रखकर इसकी हुक्म की ताबेदारी का इशारा कर दिया। किरण एक कमरे में खड़ी थी और शब्बो पूरे कमरे में इधर से उधर लहरा कर इनसे बातें कर रही थी। मेरे ख्याल में तुम्हें समझाने की जरूरत तो नहीं, तुम्हें काफी कुछ समझ में आ गया होगा, या फिर पहले ही से सब कुछ पता है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे समझ में आ गया होगा? किरण ने इससे सवाल किया। वो दरअसल शब्बो के थोड़ा करीब होना चाहती ताकि इससे कुछ और मालूमात मिल सके। भाई तुमने कोई सवाल नहीं किया, और लड़कियों के मुकाबले में तुम्हारे तासुरात भी मुख्तलिफ है। लड़कियां तो यहाँ सहमी हुई आती हैं, लेकिन तुम सहमी हुई नहीं हो, अलबत्ता की सोच में जरूर हो। शब्बो ने इसके चेहरे का जायजा लेते हुए कहा, क्या सोच रही हो मुझे बता सकती हो? अक्सर लड़कियों की हमराज मैं ही होती हूँ, कोई खास नहीं, बस अपनी माँ की वजह से फिक्रमंद हूँ। माँ? शब्बो कहका लगाकर हंसने लगी। यहाँ आने के बाद माँ बाप बहन भाई सब रिश्ते खत्म हो जाते हैं। यहाँ सिर्फ दो ही ताल्लुक मिलेंगे तुम्हें, एक मैडम नाज़ी और दूसरा कोई भी गाहक। फिर उठकर जाते हुए बोली, खैर मैं चलती हूँ, किसी चीज़ की जरूरत हो तो बता देना। नहीं, मैं आराम करूंगी, सफर के बाद सर में दर्द हो गया है। ठीक है तुम आराम करो। शब्बो चली गई। ये कहते हुए इसने दरवाजा मिलाकर बंद कर दिया। किरण ने जल्दी से उठकर पहले दरवाजा देखा, वो मुकम्मल तौर पर मिला हुआ था। फिर इसने अपने सामान में छुपाया हुआ मोबाइल फोन निकाला, जिसे खोलकर बैटरी और दीगर चीजें अलग अलग छुपाई गई थी। सिम और बैटरी लगाकर इसने मोबाइल फोन ऑन करके माहम को एक मैसेज किया। माहम जैसे इसी के इंतजार में जाग रही थी। किरण ने इसे नाज़ली के अड्डे के बारे में बताने के बाद जल्दी से लोकेशन ट्रेस करने को कहा, और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी बहन के बहुत करीब पहुंच चुकी है और नाज़ली के जरिए इसे अनम के बारे में बआसानी मालूम हो सकेगा। लेकिन दर हकीकत ये सब इतना आसान नहीं था। वो एक ऐसी दलदल में दस चुकी थी जिससे निकलना तो दूर की बात, हाथ पाँव हिलाना भी मुमकिन नहीं था। इस बात का एहसास माहम को बखूबी था, इसलिए इसने फैसला कर लिया था कि वो किरण को जल्द से जल्द इस दलदल से निकालने की कोशिश करेगी, कहीं अनम की तलाश में वो भी गायब ना हो जाए। इसीलिए माहम ने अगले ही दिन अबरार से बात की और किरण के बारे में सब कुछ बता दिया। अबरार को चौंके किसी की मदद से ज्यादा छापामार कार्रवाइयां पसंद थी, जिन्हें स्टिंग ऑपरेशन का नाम दिया गया था, इसलिए इसे इस काम में दिलचस्पी नजर आई। इसके लिए तो मुझे आला हुक्काम से राब्ता करना होगा। पता नहीं कौन कौन से लोग मुलव्वस होंगे, कितने शुरफा के चेहरे बेनकाब होंगे, अपने तो वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन सर हमें किरण और दूसरी लड़कियों की जान और इज्जत का ख्याल भी रखना है। माहम ने इसके जहन को कहीं और डगमगाते हुए देखकर कहा, हाँ तुम बेफिक्र रहो, मैं जल्दी कुछ करता हूँ। अबरार ने इसे तसल्ली दी। सबसे पहले हमें लोकेशन भी ट्रेस करनी होगी। अबरार तो ना जाने कैसे हाथ से जाए बैठा था। इसके सामने इस प्रोग्राम की जबरदस्त रेटिंग नाची हुई नजर आ रही थी। वो ख्यालों में दौलतमंदों से ब्लैकमेलिंग के जरिए रकम बटोरने के हाथ से जा रहा था। ये दौलत ही है जो इंसान को पस्ती में धकेल देती है। वो ना अपने पेशे से इंसाफ कर पाता है और ना ही इंसानियत के दुख दर्द को महसूस कर सकता है। हमारे माशरे का यही हाल है। किसी भी पेशे से वाबस्ता अफराद को देखा जाए तो हर जगह लालच, खुदगर्ज लोगों की एक बड़ी तादाद नजर आएगी, ख्वाह वो इस माशरे का मुहाफिज ही क्यों ना हो। इस कहानी के मुखालिफिन भी सिर्फ दौलत के नशे में डूबे हुए नहीं थे, बल्कि यूं कहा जाए कि वो हराम और नाजायज दौलत की गंदगी में लुटे हुए थे तो ठीक होगा। अगले ही दिन सब इंस्पेक्टर राना बत्ता लेने नाज़ली के अड्डे पर पहुंचा।
नाजरीन ने अपना वादा पूरा कर दिया और मतलूबा रकम इसके हवाले कर दी। राना बड़ी टिटाई से थूक लगा लगा कर रकम गिन रहा था। अच्छी तरह से गिन लो, रकम पूरी है। नाजरीन ने मुंह बनाते हुए कहा, बाद में कोई गपला न करना। अरे मैडम, रकम तो पूरी है। राना नोटों को सूंघते हुए बोला, क्या खुशबू है नोटों की। नाजरीन नाम है मेरा। नाजरीन ने नफरत से कहा, जुबान और लेन देन में तुम लोगों से बेहतर ही हूँ। जाहिर है तुम्हारा काम ही ऐसा है। राना बेगैरती से बोला, ये लो संभाल कर रखो इन्हें। राना ने रकम लेकर ASI शहजाद की तरफ बढ़ाते हुए कहा और खड़े होकर अंगड़ाई लेने लगा। सुना है नया माल है। राना थोड़ी खुजाते हुए बोला, तुम लोगों की ठरक भी खत्म नहीं हुई। नाज़रीन ने घूर कर देखा। क्या करें, हमारी फितरत ही ऐसी है। राना ने हंसते हुए कहा, हम पुलिस वालों के DNA में शामिल है ये सब। मतलब सूद वसूल किए बगैर नहीं जाओगे। SHO साहब का हुक्म है। राना ने आंख मारते हुए जवाब दिया, माल चेक करके रिपोर्ट देनी है इन्हें। नाज़रीन गुस्से की शिद्दत में तनफन हो गई। तुम्हारे SHO को और आता ही क्या है, स्वाय हट हरामी और अयाशी के। नाज़रीन ने गुस्से से कहा, जा शबो राना साहब को ले जा, इनके शौक भी पूरे करवाओ। शबो राना को लेकर चली गई।